हेलो ऑल। कार्बोनिल कंपाउंड के इस फर्स्ट लेक्चर में आप सभी का पुरजोर वेलकम है। और हमेशा की तरह जो मेरी कोशिश रहती है और क्यू कॉन्सेप्ट की टीम की जो कोशिश रहती है कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इजी बनाकर आपके सामने रखा जाए। जो स्टडी का जो बर्डन है, स्टडी इन द सेंस मतलब कि आप जानते हैं हम सभी के मतलब एक काइंड ऑफ फियर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने कोशिश किया है क्यों ना बहुत सारी चीज़ों को बेस्ट फिल्टर करके आपके सामने रखा जाए, ताकि चीज़ों को समझना इतना ही ईजी हो जाए जितना वो समझ में डिफ़िकल्ट है। तो क्यों ना हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थर्ड चैप्टर है हमारी स्टैंडर्ड 12 का। तो हम चीज़ों को बहुत बारीकी से जेई और नीट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे आगे। हर एक छोटी पॉइंट, हर एक छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप प्लीज़ पेन और प्लीज़ स्टे हैंडी विथ पेन एंड पेंसिल वॉट एवर अलॉन्ग विथ योर नोटबुक्स। वो सारी चीज़ें तभी ये फ़ायदा है, अदरवाइज आई थिंक चीज़ें एक्चुअल में हम चीज़ों को सिर्फ देख के बहुत दिनों तक नहीं रख सकते मेमोरेबल। तो in order to keep things on repeated way, you must have a proper notes on the based on the particular topics. So here we have to go with the very first lecture on this chapter, which is introduction of carbonyl compound. क्या होता है ये, कैसे समझा जाएगा? तो थोड़ा जर्नी को याद करते हैं। आप जब 10th स्टैंडर्ड में थे, याद होगा कि वहीं से हमने कार्बन के कंपाउंड पढ़ना शुरू कर दिया था। चैप्टर का नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद जब आप 11th में आए तो इसी चीज़ को प्रोसीड किया गया जीओसी के नाम पर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिर जाके आपको अब जब ये चीज़ें थोड़ा एडवांस वे में पढ़ लिया आपने, पहले तो आपने कार्बन को पूरा फिल्टर कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी लाइक कैटिनेशन, होमोलोगस रेज एंड आइसोमेरिज्म एंड ऑल, जो भी उसके टेट्रावैलेंसी नेचर वगैरह है, एवरीथिंग यू केम टू नो अबाउट कार्बन in 10th standard only. Later on you came to know about huge information what general organic chemistry and what we have to go with in organic chemistry section only. उसके बाद चीज़ों को थोड़ा समझना मुश्किल होता गया जैसे ही हम कॉम्प्लेक्सिटी में एंटर करते गए, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट में आ गए। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इसी तरह फिर आपका हेलोएल्केन्स, हेलोएरेन्स, फिर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स ओवर हुआ। अब आपके सामने जो है कार्बोनिल कंपाउंड है। शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्बन्स की कंपाउंड है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये बहुत स्पेसिफिक है। सही सुना आपने, स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे जो कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप यूज कर रहे हैं वो कार्बोनिल ग्रुप है। कैसे बनता है, सबसे पहले इस ग्रुप को कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, देन वी विल गो अहेड सेपरेटली एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये ग्रुप कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरह आया। तो चूंकि हम कार्बन के कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स ये एक ऑक्सो ग्रुप है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे कार्बन चूंकि अपना टेट्रावैलेंट नेचर यूज करता हुआ 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के 2 मतलब पेयर्स जो होंगे वो आपके लोन पेयर होंगे। क्लियर? लोन पेयर, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है। इवन मैं इस चीज़ को थोड़ा आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वहाँ पर इसका थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल में है। लेकिन खैर हमें इतना ही ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने जीओसी में बहुत अच्छे से समझ रखा है। तो फिलहाल हम टू द पॉइंट आते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता हुआ कार्बन से बॉन्ड बनाया, फाइनली उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव कि व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 2 बॉन्ड ऑफ कार्बन। एक अगर मैं कार्बनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो एक बॉन्ड तो बहुत फिक्स है, लाइक हियर इन द कार्बन विद ब्लैक वन, दिस वन विच इज पर्टिकुलरली अटैच विद द अल्काइल ग्रुप, है ना? अल्काइल ग्रुप, सही सुना आपने। अल्काइल ग्रुप याद होगा कि ये इसका जो फॉर्मूला होता है विच इज CnH2n+1, है ना? इट इज ऑल्सो ऑफकोर्स डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाउ, यहाँ पे साफ दिख रहा है कैसे कि जब हम एल्केन को याद करते हैं तो CnH2n, और उनमें से चूंकि एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। क्लियर? जब तक एक हाइड्रोजन आप डाउन नहीं करोगे तब तक आप कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं कर सकते। एग्जैक्टली तो इस तरह से CnH2n प्लस ये जो आपका +2 है विच इज रिड्यूस टू 1, और ये जो आपका ग्रुप है विच इज अल्काइल ग्रुप। ठीक है? अब इसमें आपके इथाइल, मिथाइल और ब्यूटाइल, पेंटाइल, व्हाटएवर
ये चीज़ें हो सकती हैं। तो फिलहाल हम अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ से ये चीज़ें तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट आता है कि यहाँ पे कौन होगा। ये डिसाइड करेगा कि ये फंक्शनल ग्रुप जो है किस कार्बोनिल कंपाउंड को स्पेसिफिक होता है। कहने का मतलब है, अगर इसको मैं 2 पॉइंट में देखूं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में सिर्फ ये जो रिप्लेसिंग क्वेश्चन मार्क है वो डिसाइड करेगा कि एल्डिहाइड में क्या होकर रिप्लेस होकर क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस होकर क्या आना है, साथ ही साथ कीटोन में क्या रिप्लेस होकर आना है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अगर मैं एल्डिहाइड के रिप्लेसिंग की बात करूं, मीनवाइल आई विल टॉक अबाउट कीटोन्स एज वेल इस केस में। तो फिलहाल एल्डिहाइड को लेकर चलते हैं, और चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना तो प्लीज़ अभी भी मैं आपको एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि इट वुड बी रियली फैंटास्टिक, इट वुड बी रियली बेटर अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं पे नोट कर रहे हैं, कहीं उसका रिकॉर्ड बना रहे हैं तो, क्योंकि बार बार आप ये वीडियो वॉच करेंगे, इतना ही टाइम बार बार कंज्यूम होगा। इससे अच्छा है कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे आप मतलब नोट भी करते चलें। बहुत ज़्यादा ह्यूज नोट से नहीं बनाना है, शॉर्ट कॉम्पैक्ट चीज़ों को इसमें इंफॉर्मेटिव आप मतलब एक छोटे से पॉइंट लिखिए और उसका एक्सप्लोर आप खुद कीजिए कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, एल्डिहाइड में देखते हैं कि एल्डिहाइड में ये चीज़ है, हाइड्रोजन से रिमूव हो रही है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको एल्डिहाइड के बारे में बताऊंगा, ये कंप्लीट एल्डिहाइड है। मज़े की बात तो ये है कि एल्डिहाइड जो है इसके यूज़ एप्लीकेशंस वगैरह हम ऑफ कोर्स एक एक चीज़ में आपको यहाँ पे डिलीवर करने वाला हूँ। तो फिलहाल हम एल्डिहाइड को अभी तक थोड़ा इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अच्छा, एक कार्बन है, डबल बॉन्ड है, एक तो आपका उसमें एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, और फाइनली 1 हाइड्रोजन। तो वहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट here it is L, at least 1 hydrogen must be there, है ना, 1 hydrogen must be there, है ना, must be added, है ना, directly to the respective oxo कार्बन एटम। एग्जैक्टली ये थोड़ा बुक से ज़्यादा डेप्थ में है। ऑक्सो कार्बन एटम का मतलब वो जो कि फंक्शनल ग्रुप से है। क्लियर, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि सभी कार्बन जो होंगे वो एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा। लेट्स हैव ए लिटिल एग्जांपल कि अगर मैं कार्बन के एक बड़े चेन लूँ, एक लॉन्ग चेन लूँ, तो उसमें जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, क्लियर, मैं इसकी बात करूँ, लेट्स सी, ऑफ कोर्स ये टर्मिनल कार्बन पे हमेशा होता है, तो वो भी एक पॉइंट होगा, हम उसे बाद में समझेंगे। तो इससे जो एक अल्काइल ग्रुप आपका अटैच है, तो इसी से वो हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। तो ये चीज़ें एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा गया कि एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि कीटोन्स में नहीं होगा। खैर, अभी फिलहाल हम एल्डिहाइड को फिल्टर करते हैं, फिर आगे समझते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है ना। ये जो एल्डिहाइड का ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इट एवर अटैच्ड इन द टर्मिनल कार्बन, है ना, मतलब एल्डिहाइड, है ना, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एवर अटैच्ड to the terminal carbon, है ना, कार्बन एटम। यहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाएंगे। टर्मिनल कार्बन का मतलब हो गया या तो दिस वन या तो दैट वन। क्लियर, टर्मिनल कार्बन, ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि एल्डिहाइड में और चीज़ें क्या हैं। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि एल्डिहाइड में क्या इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड को समझने के लिए इसमें कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, हम वहाँ पे बात करेंगे, तो वो इससे मैं आपको बता दूँ। एक एक्सेप्शन है इसमें। एक्सेप्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेप्शन हम जब फॉर्मल्डिहाइड की बात करते हैं, मतलब जब हम मीथेन से ऑब्टेन करेंगे इसे, लाइक अगर आप यहाँ पे मीथेन लें और अगर आप इसे रिड्यूस करके, क्लियर, अगर आप इसे कुछ ये 2 हाइड्रोजन निकाल लें और आपने यहाँ पे हियर वी आर, इफ यू आर, है ना, जब आप इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, सो देयर यू विल गेट, ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड, और ये जो आपके जो 2 हाइड्रोजन है, यस, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है। एग्जैक्टली
एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो क्या ये जो कंपाउंड बना है क्या ये एल्डिहाइड है? ऑफ कोर्स एल्डिहाइड है। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन में मैं आपको बता रहा हूँ, इसे हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसके वाइड एप्लीकेशंस है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम इस चीज़ को वन बाय वन करके डील करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शन में आता है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। इससे आगे चलते हैं और हम ये समझते हैं कि एल्डिहाइड में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। ये एक मोनोवैलेंट नेचर का है, क्लियर, ये एक मोनोवैलेंट ग्रुप है, ठीक है, जो जब हम इसकी बात करेंगे तो वो बाईवैलेंट होगा, मतलब कीटोन की बात करेंगे। चूंकि मोनोवैलेंट का है तो इसे हम फॉर्माइल ग्रुप भी कहेंगे, क्लियर, वी ऑल्सो से इट्स अ फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि इसका यूज हम जो ये ग्रुप जो है, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बोला है, जब हम इसके एप्लीकेशन आपको बताएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि हाउ इट इज यूज्ड टू फॉर्म फॉर्मिलीन, ठीक है। तो इस वजह से इसको फॉर्माइल ग्रुप भी कहा जाता है। तो खैर हम इन चीज़ों को समझेंगे। अब तक के लिए एल्डिहाइड में आपने इतना कुछ समझा। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एंड कार्बन एटम पे अटैच होता है किसी भी चेन में। दूसरी चीज़ कि ये एक कार्बोनिल ग्रुप जो है, जहाँ पर आप इसे हमेशा की तरह नहीं, मतलब जहाँ पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तभी आप इसे एल्डिहाइड में कंसिडर कर सकते हैं। Let's move towards ketone. How we supposed to get the ketones and their compounds. So यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो क्वेश्चन मार्क है, ऑफ कोर्स यहाँ पे दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं। नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर है ना बोथ है ना सब्स्टिट्यूएंट of carbon atom other than oxygen must be alkyl, है ना, must be alkyl। मैं इसे शॉर्ट में लिख देता हूँ अल्काइल ग्रुप, must be alkyl। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो फर्स्ट पॉइंट है आप जिसको कीटोन में नोट कर सकते हैं, ये मतलब एल्काइल ही होना चाहिए। जबकि आपने एल्डिहाइड में देखा था ये जो था हाइड्रोजन था, वहां पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जबकि यहाँ पे दोनों ही एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एल्काइल ग्रुप होमो है, मतलब एक जैसे हैं, और हेट्रो हैं, अलग अलग हैं, वो इनको कीटोन को फर्दर क्लासिफाई करता है। अगर ये दोनों एक ही जैसे हैं, अगर ये अल्काइल ग्रुप है, अगर दोनों एक ही जैसे हैं, कहने का मतलब है कि ये अल्काइल ग्रुप, अगर ये भी आपका, अगर लेट्स सी के ये भी CH3 है एंड दिस वन इज ऑल्सो CH3, तो इस केस में आप ऐसे कीटोन्स को आप कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिक, सिंपल और सिमेट्रिक कीटोन, है ना। इजी है ना समझना, होप सो कि आपको चीजें क्लियर हो रही है। इसी तरह अगर ये दोनों चीजें सेम नहीं रहती हैं, मतलब एक अटैच्ड अल्काइल ग्रुप अगर इन दोनों से सेपरेट होता है और वो कुछ और है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक अलग ही कलर में दिखा है विद डैश साइन, हो सकता है ये आपका C2H5 हो, है ना, इथाइल हो या फिर प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, तो फिर इसे आपको एक अलग, मतलब कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इससे मैच नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स आप इसे बहुत इजी समझ सकते हैं कि ये जो होगा मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड भी कह सकते हैं आप इसे, और इसे अनसिमेट्री भी कहेंगे, क्लियर, अनसिमेट्री कहेंगे कि जब आप इससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको सिमेट्री नहीं दिखेगा एग्जैक्टली, तो ये आपको अनसिमेट्री भी कहेंगे आप इसे, अनसिमेट्रिक कीटोन्स। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द अटैच्ड अल्काइल ग्रुप वेदर दे आर सेम और डिफरेंट, हम देख पाएंगे कि सिंपल और मिक्स्ड कीटोन्स होते हैं। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप इन चीज़ों को नोट करते चलें। लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें चीज़ें कैसे बदलती हैं, मतलब कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। अब अल्काइल ग्रुप के लिए थोड़ा कुछ एक दो पॉइंट और मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह अभी मैंने कहा था ना कि एल्डिहाइड जो वो हमेशा टर्मिनल कार्बन पे होगा, एग्जैक्टली तो यहाँ पर जो है ये टर्मिनल कार्बन पे अटैच नहीं होना है, इसे ये टर्मिनल कार्बन पे अटैच नहीं होगा क्योंकि इसे अल्काइल ग्रुप चाहिए। अब जरा सा मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में लेके चलना चाहता हूँ। जरा देखिए कि अगर यहाँ पर ये अटैच होता है तो आप देखिए ये खुद एक अल्काइल ग्रुप बन गया,
ठीक है, वन एंड में, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी एक अल्काइल ग्रुप बन गए हैं। तो हो गया ना आपको, एक कार्बन के दोनों तरफ, एक कार्बन के दोनों ही साइड क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, नो मैटर कि आप किस कार्बन पे इसे अटैच कर रहे हैं, क्लियर, नो मैटर कि आप किस कार्बन पे इसे अटैच कर रहे हैं, बट वो टर्मिनल नहीं होना चाहिए। वो टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल हुआ तो वो एल्डिहाइड के नेचर में आ जाता है, तो आप टर्मिनल कार्बन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसे एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो कीटोन्स के जो आपका चेन है उसमें कार्बन जो होगा कहीं भी इंटरमीडिएट होगा। तो थोड़ा और डेप्थ में इस चीज़ को समझते हैं कि क्या कैसे अगर अटैच होना है, या उस कार्बन या उस कार्बोनिल कंपाउंड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। लेट्स से हैव अ चेन कि अगर कोई कार्बन बहुत इनफाइनाइट लॉन्ग चेन है, ये कार्बन 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 एक बहुत लॉन्ग चेन बना रहा है, क्लियर, आप इसे भी समझ सकते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जिस भी कार्बन के साथ ये अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, ले लीजिए कि मैंने इस कार्बन को लिया, तो उसका नेक्स्ट कार्बन जो होता है वो अल्फा होता है, सिमिलरली बीटा एंड गैमा एंड सो ऑन, और लास्ट वाला जो हो जाता है वो आपका है ना ओमेगा हो जाता है। तो हमेशा जिससे अटैच है वो तो आपका, वो कार्बन जो आपका, वो तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड के एज अ कीटोन ग्रुप में आ जाएगा। उसके नेक्स्ट वाला जो हो जाएगा वो आपका अल्फा, देन फॉलोड बाय बीटा एंड गैमा एज वेल। इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझना है, क्योंकि ये IUPAC नोमेनक्लेचर में भी इसका यूज़ होता हुआ दिखेगा आपको। खैर, वहाँ पे हो सकता है कि कोई दूसरे भी फंक्शनल ग्रुप उसके साथ अटैच हो। तो होप सो यहाँ तक आपको दो एक्स्ट्रा बातें और पता चली कीटोन्स के इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हम और एक चीज़ नोट करने वाली बात है, ये मैं दोनों ही के लिए बोल रहा हूँ, मतलब स्पेसिफिक नहीं है एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, बल्कि कॉमन चीज़ें बात कर रहा हूँ। अगर आप एक जनरल फॉर्मूला की बात करें कि सर क्या होगा अगर मैं इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें, तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जनरल फॉर्मूला जो होगा CnH2nO, जो कि दोनों ही के लिए कॉमन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है ना। तो CnH2nO इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कार्बोनिल कंपाउंड और द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। तो ये चीज़ें तो होप सो कि आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई हैं। थोड़ा इससे और भी लिटिल बिट डेप्थ में चलते हैं और चीज़ों को और भी समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये होने चाहिए कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कंपाउंड कैसे मिलेगा। इन शॉर्ट मैं आपको बहुत इन शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर ये आपका कोई भी कार्बोनिल, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, आप इस चीज़ को समझिए, इसमें क्या चीज़ें अगर ऐसा अटैच कर सकते हैं कि आप, इन शॉर्ट मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो आपको वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिल रहे हैं आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में, तो वो क्या है एक्चुअल में। देखिए, जब आप फंक्शनल ग्रुप के साथ, इन शॉर्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप के साथ ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट क्लियर, फंक्शनल ग्रुप के साथ अगर जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो आपको मिल सकते हैं इसी फंक्शनल ग्रुप में, सिर्फ या तो हाइड्रोजन को ऐड करके, क्लियर, जैसा कि यहाँ पे हमने एल्डिहाइड में देखा, या फिर एल्काइल ग्रुप को ऐड करके, ठीक है, जैसा कि हमने कीटोन्स में देखा, या फिर अराइल्स ग्रुप में, मतलब एरोमेटिक रिंग्स की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको वहाँ पे अरेंज करके। यही तीन चीज़ें जो हैं आपको कंप्लीट कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ना है। मतलब ऐसे ही कंपाउंड्स मिलने हैं जिसमें हाइड्रोजन या फिर अल्काइल ग्रुप या फिर जो एरीन्स हैं जो कि साइक्लिक ग्रुप है चेन रिंग फॉर्म में, इनके ही कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। ये इतनी सारी जो बातें हैं ये बहुत कॉमन है आपको, मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं उसका इनिशिएटिव, मतलब कैसे उसको शुरुआत किया गया है और क्या आप चीज़ें उतनी क्रिस्टल तरीके से वो क्लियर हो रही हैं या नहीं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर चीज़ों को, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइट बी के शायद हम सभी इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन आज करेंगे, इस जगह करेंगे, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा बेसिक में समझेंगे। अभी हम तो ये समझ चुके कि चूंकि ये हाइड्रोजन है तो ऑफकोर्स ये एल्डिहाइड होगा। ऑफकोर्स यहाँ पे आप किसी को भी समझ सकते हैं कि ये आपका है कुछ हेट्रो एल्काइल ग्रुप अटैच है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वन, इस वजह से ये कीटोन है जिसको हमने अभी मिक्स्ड और अनसिमेट्री में पढ़ रखा है। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर है। खुशी की बात यह है कि आप ये समझेंगे कि सर यहाँ पे जितने भी ऑन स्क्रीन आपको दिखाया जा रहा है ये सारे के सारे एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली आपको ऐसा ही लग रहा है ना? सही है,
आप बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल क्लियर है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम डिक्टो ऐसे ही दिखेगा कि अच्छा ये सारे, इसका मतलब है कि सर क्या ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड हैं? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा नहीं है, ये सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं हैं। ये सारे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इवन मैं 2-3 के एग्जांपल और दे देता हूँ। लाइक अगर इस तरह से है कुछ एक अल्काइल ग्रुप, और आपको अगर यहाँ पे पता हो कि ये NH है, NH2, तो आपको यहाँ पर से वापस एक फीलिंग से मिलने वाली है कि क्या ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो मैं आपसे कह दूं कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप में जो है वो सिर्फ आपका एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, नन अदर देन दैट ऑफ दीज टू। मतलब ना कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ना अमाइड, इसे हम कहेंगे अमाइड, ना आपका अमाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ना आपके एसाइल हैलाइड्स जो है ना, और ना ही साथ एनहाइड्राइड्स जो है वो एक कार्बोनिल कंपाउंड है। अब सब लोग यही सोच रहे हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, सबके एक फंक्शनल ग्रुप कॉमन है फिर भी। तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे फैक्ट। तो फैक्ट से जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। याद होगा आपको रेजोनेटिंग इफेक्ट, शायद वहाँ पे आपने बहुत चीज़ों को बहुत डेप्थ में समझा है, तो मैं आपको कुछ रेजोनेटिंग इफेक्ट को याद दिलाना चाहता हूँ। वहाँ पे क्या होता था, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होता था, है ना, मतलब पाई बॉन्ड जो होता था। तो मैं आपको थोड़ा उसका रिव्यू करवा दूँ कि जो कॉन्जुगेट बेस और एसिड होते थे वहाँ पे शिफ्टिंग होता था। तो अगर मैं इन ग्रुप्स को दिखाऊं कि अगर ये कोई बेस, अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं इनकी बात करता हूँ, थोड़ा आप इस चीज़ को समझिए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, एल्कोहल को ले लेते हैं या फिर इस जगह आप कोई सा भी ले लेते हैं। सपोज कि ऑक्सीजन को यहाँ पे ले लिया आपने, यहाँ पे आपने हैलोजन ले लिया, और इस केस में आपने अमाइड के केस में आपने इसको ले लिया, ठीक है, अमाइनो ग्रुप को ले लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि मैं किस चीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो रेजोनेटिंग में क्या होता था, रेजोनेंस यहाँ पे यही होता था ना कि एक कार्बन बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, और अगर ये जो मैंने जितने भी सर्कल किए हैं उसकी जगह पे मैं एक कॉमन एक ग्रुप ले लेता हूँ, लेट्स सी कि वो Z है, क्लियर, Z है। रेजोनेशन में पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कैसा होता था, ये होता था ना कि जो एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते थे, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते थे उनका शिफ्टिंग होता था। ये कुछ इस तरह से शिफ्ट होता था, फिर ये बॉन्ड इस तरह से जाएंगे, फिर, है ना, ये सारी चीजें आपको याद होगा। तो मतलब वहां पे क्या होता था, कॉन्जुगेशंस होते थे, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता था, है ना। तो क्या होता था कि रेजोनेंस का अकरिंग होना शुरू करता है ना, इट लीड्स टू अकर ऑफ अकरिंग ऑफ रेजोनेंस। सो ऐसे में क्या होगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो जो कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो इसको परफॉर्म करते हैं रेजोनेटिंग के लिए। बट सारे, तो यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिए कि कैसे क्या है। अभी थोड़ा मैं और आपको डेप्थ में समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, क्या यहाँ पे अटैच्ड अल्काइल ग्रुप के पास कोई भी ऐसा लोन पेयर है? ऑफ कोर्स नहीं, है ना, इसके पास ऑफ कोर्स नहीं। तो फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर ग्रुप। हियर वी आर, यहाँ पे देखेंगे आप ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर हैं, क्लियर, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। हैलोजेंस के पास आप देखेंगे इधर कि ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे वापस आप ऑक्सीजन को देख पाएंगे कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ देख पाएंगे, क्लियर, क्योंकि ये NH2 है तो नाइट्रोजन के साथ देख पाएंगे। ये लोन पेयर क्या होगा, ऑफ कोर्स रेजोनेंस को सपोर्ट करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, क्लियर, यहाँ पे ये रेजोनेंस होंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा है, क्या कुछ ऐसा है इधर? नहीं। तो दैट्स व्हाई दिस इज द बिग एंड वेरी फैक्ट रीजन बिहाइंड व्हाई, बिकॉज ऑल दीज द रेस्ट ऑफ ग्रुप्स आर नॉट अ कार्बोनिल कंपाउंड, एंड द big reason is that, and very fact reason is that, why, because carbonic compound, which is having a carbonyl groups here, as you can see here, aldehyde and ketone, that actually perform a group which is takes parts in resonance, जो कि रेस्ट ऑफ जो है, ये रेजोनेंस जो है ये बाकी के कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं है जिनमें लोन पेयर्स नहीं है, ऑफ कोर्स वो रेजोनेटिंग में पार्ट, जिसमें इसमें चूंकि रेजोनेंस, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और बाकी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में नहीं है तो नहीं होने वाला है।
तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है जो कार्बनिक कंपाउंड है दैट टेक्स पार्ट इन द रेजोनेटिंग विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हियर इज द बिग रीजन। होप सो कि यहाँ पे चीज़ें बहुत नोट करने वाली थी और आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो खैर यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, है ना, फॉर रेजोनेंस। तो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई। खैर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसी होप सो की चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन ये है कि कार्बनिक कंपाउंड हम क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है ना कि सर इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए बट कार्बनिक कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं। ऐसा ही बहुत सारा क्वेश्चन आपको 10th स्टैंडर्ड में रहता है, सर कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड क्यों पढ़ रहे हैं इतना ज़्यादा। तो वहाँ पे भी आपको एक आंसर मिला होगा कि क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें जो है कार्बन है। आप अपने सराउंडिंग में देखिए कार्बन है। तो ऐसा ही कुछ चीज़ें कुछ फैक्ट लेकर अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि कार्बनिक कंपाउंड का, इस कंपाउंड का स्पेसिफिकली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, मतलब इसका वाइडली यूज़ कहाँ पे होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में मतलब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है ना। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में जैसे कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा फैक्ट सुनते चलो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट में ये है कि अगर हियर वी आर, आप इस चीज़ को समझिए कि अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि फॉर्मल्डिहाइड, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलो। फॉर्मल्डिहाइड जो है, अगर ये इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको फिनॉल के साथ लेकर यूज करते हैं, है ना, इफ यू ऐड फिनोल्स, तो ये आपको जो प्रोडक्ट देता है विच इज बेकेलाइट। क्या करते हैं, बेकेलाइट। अब बेकेलाइट का यूज प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, क्लियर। तो यहां पे इसका यूज बहुत ज्यादा है, इसका फॉर्मल्डिहाइड का बहुत ज्यादा यूज है। करीब करीब मैं इस चीज को समझो कि जब हम इसको फिनॉल के साथ यूज़ करेंगे तो बेकेलाइट मिलेगा और बेकेलाइट का फिर हम इसको प्लास्टिक में, उन बाकी चीज़ें जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उसमें हम उन सभी चीज़ों में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पर्पस दिखता है आपको। नेक्स्ट अगर हम प्लास्टिक को छोड़कर अगर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ होता है वो, इस चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा मैं आपको और थोड़ा डेप्थ में लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी, होप सो। अभी देखो जैसे कि कुछ जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ सॉल्वेंट बहुत यूज होता है, क्लियर। क्योंकि वहाँ पे हमें डाइज वगैरह करना होता है, तो वहाँ पे एज अ सॉल्वेंट बहुत यूज होता है इसका, है ना, फॉर प्लास्टिक। आपको याद होगा अगर आप लोगों ने कुछ भी इंट्रो मतलब एक दो ऐसे कंपाउंड का नाम सुन रखा है तो लाइक ब्यूटेनॉन, क्लियर। जो ब्यूटेनॉन है उसका बहुत वाइडली यूज होता है प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में फॉर डाइज पर्पस, है ना। ब्यूटेनॉन जिसको हम और आप मिथाइल इथाइल कीटोन कहते हैं, मिथाइल इथाइल कीटोन, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बस एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि किसका यहाँ पे कैसे, क्योंकि एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। और ये क्यों इतना अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि हम आपको आगे बताने वाले हैं नेक्स्ट मतलब इसी लेक्चर के सेकेंड पार्ट में कि ये इतना अच्छा सॉल्वेंट क्यों है। क्योंकि इसमें कुछ पोलर नेचर है, वो पोलैरिटी कितना है, उसका डाइपोल मोमेंट कितना है, एवरीथिंग आई विल क्लियर देयर। तो वहां से चीजें और भी क्लियर होते जाएगा। हम सारी चीजों को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो क्यों ना हम टू द पॉइंट रहें। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम ब्यूटेनॉन जैसे और कार्बनिक कंपाउंड का हम यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज अच्छा फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में भी हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें जहाँ पे मेडिसिन और ड्रग्स वगैरह की टेस्टिंग में भी यूज़ होता है इसका। और इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इसका एग्रीकल्चर पर्पस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब कि अगर आप दूसरे कंपाउंड्स की बात करें जैसे एसिटिल्डिहाइड जो है वो मिंट फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। बेंजल्डिहाइड जो है आपको अभी देखो चेविंग गम वगैरह जो है आपका जो मिंट फ्लेवर वगैरह जो है वहाँ पे एसिटिल्डिहाइड वाइडली यूज़ होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए। और भी बहुत सारे इसका रिएक्शंस और भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव यूज़ होता है इसका, जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल्स और इसके
कन्वीनियंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बहुत मैटर करते हैं फॉर इजी डिस्टिलेशन एंड ड्यू टू हैव इट्स लो लो डेंसिटी एंड चूँकि ये एक अच्छा सॉल्वेंट है तो टेक्सटाइल वगैरह में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। होप सो कि यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई हैं। कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं जो आपको मतलब स्ट्राइक करे कि अच्छा यहाँ पे यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा लेकर चलूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे कि थोड़ा मैं एक दो चीज़ें जो अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। तो सिनेमल्डिहाइड मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा ये दिखे भी आपको। सिनेमल्डिहाइड ये कुछ ऐसा दिखता है थोड़ा, ठीक है। हियर वी आर सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। ये कुछ सिनेमल्डिहाइड, क्लियर। सो हियर वी आर, सिनेमल्डिहाइड। एक्चुअल में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है फार्मर्स कर रहे हैं, है ना। एज अ मैं आपको बताऊं तो फंजीसाइड्स आप कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं इंसेक्टिसाइड्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इंसेक्टिसाइड्स में मतलब एज अ प्राइमरी कंपोनेंट यूज़ हो रहा है इंसेक्टिसाइड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ही नहीं, इवन कुछ अगर इसका जो 40% अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 40% सिनेमल्डिहाइड का अगर कॉन्सेंट्रेशन मिल जाता है सॉइल में, तो इवन इट रिपल्स कैट्स एंड डॉग, है ना, कैट्स, माउस, है ना, एंड डॉग्स, इन सब को भी वो दूर रखते हैं फसल वगैरह से। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसका। इवन एक मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी मेडिकल रिसर्चेज में ये भी पता चला है कि सिनेमल्डिहाइड का अगर 29 अप टू 29 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया जाए, मतलब अगर कहीं पे मिलता है तो अप्रॉक्स इस कॉन्सेंट्रेशन में 50% आपको एडिस एजिप्टी के लार्वाज मर जाते हैं। ये क्या है सर, आप ये क्या बोल रहे हैं बेटा? ये जो है डेंगू जो जिस मॉस्किटो से जो ये डेंगू मतलब कम्युनिकेट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से जो हेल्दी पर्सन में, ये जो वेक्टर है इसके जो लार्वाज हैं, ये मतलब ये आप यूँ समझ लीजिए कि 29 ppm ऑफ सिनेमल्डिहाइड एक अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एडिस एजिप्टी के ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि एज अ पॉइजन है एडिस एजिप्टी के लार्वा के लिए। तो वो करीब करीब वहाँ पे बहुत डेडली बनकर सामने आता है, क्लियर। और दूसरी बात करें तो होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थोड़ा और बात करते हैं, जैसे कि और कॉमन यूज़ में अगर हम बोले, शायद आपने सुना होगा टार्टेरिक एसिड, क्लियर, टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक एसिड में क्या है, ऑफकोर्स वहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये जो टार्टेरिक एसिड है ये आपको एक तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वाइट क्रिस्टल है, ठीक है, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन है। इसे टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला कुछ आपको ऐसा दिखेगा, क्लियर। और तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा, दिस इज, ठीक है, जो एल्डिहाइड ग्रुप आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये आपको मतलब वाइडली यूज़ होता है, आपको वाइट क्रिस्टलाइंस विथ टेक्सटाइल्स वगैरह में भी इसका हम लोग यूज़ करते हैं। खैर यहाँ तक तो चीज़ें आपको जहाँ तक चीज़ें जो है हमारे एंड से क्लियर होनी चाहिए, जो इसका एप्लीकेशन है हम इस चीज़ को समझ पाते हैं। क्योंकि हमें देखने से लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा स्केल्ड है, ये बहुत इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो कोई मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंडस्ट्रियल पर्पस में भी जो बनने वाली चीज़ें हैं वो भी हम आपके लिए ही रेडी होता है। वी आर द कंज्यूमर, है ना, जो हम कंज्यूम करते हैं। अगर मैं कुछ डे टू डे यूज़ की बात करूं, वाओ, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं जिसको कंजर्व किया जा रहा है, जिसको प्रिजर्व किया गया है ना, जिसको प्रिजर्व किया गया है, क्लियर। तो क्वेश्चन है कि ये कैसे प्रिजर्व किया गया है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा बहुत चीज़ों को क्लियर करने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था ना एक एक्सेप्शन है फॉर्मल्डिहाइड। अभी मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर किया था, मतलब एल्केन से मतलब मीथेन से, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके। तो ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, अगर आपने उसमें 40% अप्रॉक्स
वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये जो आपको देते हैं फॉर्मेलिन, क्लियर, एज अ फॉर्मेलिन यूज होता है टू प्रिजर्व द सर्टेन ऑर्गेनिक स्पीसीज। एज यू कैन सी ओवर हियर, फॉर्मेलिन यहाँ पे यूज किया जाता है एज अ बफर्ड सॉल्यूशन की तरह। ये ऑर्गेनिक जो स्पीसीज है उनको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं और क्या है नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका कि बेकेलाइट है, क्लियर, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है बेकेलाइट, मैंने आपको बताया ना कि फॉर्मल्डिहाइड और फिनोल्स को ऐड करने के बाद जो बेकेलाइट बन रहा है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं वेरियस प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट ऑफ हैंडल जो बनते हैं, जैसे कुकर के हो गए आपके, जो डिफरेंट जो हैं जो कि एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं, जैसे आप देखेंगे कि हीटिंग अप्लाइंसेस के जो किचन यूटेंसिल्स में जो है ये सारी चीज़ें हम बहुत वाइडली देखते हैं, मतलब ये चीज़ें हमें डे टू डे इंटरेक्शंस में मिलता रहता है। तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये बेकेलाइट्स के बने होते हैं। तो ये जो बेकेलाइट्स से बन रहा है इन सब, तो आप ये देखेंगे इट इज़ ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द फॉर्मल्डिहाइड ओनली विच इज़ अ कार्बोनिल कंपाउंड। तो होप सो चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई हैं। और कुछ है? हाँ, एग्जैक्टली, क्वाइट इंटरेस्टिंग कि सर ये क्या है, ये तो आप मुझे मतलब ऑयल पेंट रिमूवर दिखा रहे हो, मतलब एज अ थिनर, एग्जैक्टली। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि जो एसीटोन है, क्लियर, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू नो मतलब सेकेंडरी अल्कोहल का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है सेकेंडरी अल्कोहल का, जो कि एसीटोन जो है, वो हम यूज करते हैं एज ए नेल पेंट रिमूवर। इसका थिनर में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है एज अ थिनर, ठीक है। तो होप्स हो कि चीज़ें आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया और पर्पस भी समझ में आ गया कि क्यों कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ा जाना इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इसे हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। होप्स हो कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ हो। हम इसके पार्ट 2 में डिस्कस कर पाएंगे कि कार्बोनिक कंपाउंड के जैसे इसका पोलर नेचर, इसके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, इसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और जो इसके डायपोल मोमेंट है और वो सारी चीज़ें हम इसको डील कर पाएंगे। होप्स हो कि यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही आपके लिए सेकेंड वीडियो भी मतलब अपलोड करेंगे। थैंक यू।